गौरैया एक ऐसा पक्षी है जिसके साथ हमारी दोस्ती 10,000 साल पुरानी है। क्योंकि हम कह रहे हैं कि जहाँ गौरैया नहीं है कम से कम वहाँ मैकपाई रॉबिन आएगी, ब्राह्मणी मैना या अन्य पक्षी आएंगे, गिलहरी आएगी, घोंसला खाली नहीं रहेगा। समृद्धि दो तरह की होती है, एक आर्थिक जिसमें आपके पास पैसा आता है और आप अमीर हो जाते हैं, और एक होती है समृद्धि वैचारिक जिसमें आपको विचारों के स्तर से अमीर होना पड़ता है, किसी दूसरे के बारे में सोचना शुरू करते हैं। हमारे देश के लिए ये कितने बड़े दुख की बात है कि आज हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर और राष्ट्रीय पशु बाघ ये भी अवैध शिकारियों से या अवैध मौत से अनछुआ नहीं है। तो रीजन में जहां मोबाइल टावर्स नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक अभी भी बहुत कॉन्क्रीट कन्फर्मेशन पे नहीं पहुंचे हैं कि ये रेडिएशंस 100% गौरैया को या बर्ड्स को ख़त्म कर रहे हैं। किसी भी बर्ड, किसी भी प्लांट, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने घर में लाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि वो हमारे ही देश का हो, वो एग्जॉटिक ना हो। लेकिन विगत 2 या 3 दशकों से हमारे घर की संरचनाओं की बनावट में इतना अंतर आया कि हमने गौरैया के प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर दिया। साइज इस तरह का रखा गया कि इसमें सिर्फ एक गौरैया, अगर हस्बैंड अंदर बच्चों को खाना खिला रहा है तो वाइफ वेट कर सकती है, वाइफ अंदर खाना खिला रही है तो हस्बैंड वेट कर सकता है। नमस्कार दर्शकों, फिर से आपका स्वागत है राही न्यूज़ में और मैं सोनू कश्यप। खास जानकारी आपके लिए हमेशा लेकर आता हूं, लेकिन आज एक खास मुद्दा मुहिम हम आपको दिखा रहे हैं। आप मेरे सामने ये एक देख रहे होंगे बॉक्स, मुझे लगता है कुछ आइडिया आप लगा ही रहे होंगे, लेकिन हम इसको दिखाएंगे आपको कि ये आखिर है क्या। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये एक बॉक्स है जिसके अंदर आपकी गौरैया के रहेगी। जी हाँ, गौरैया का नाम आपके शायद, अगर आप अभी यूथ हैं तो आप शायद समझ ही गए होंगे कि बचपन में एक चिड़िया थी जो घर में सबसे पहले आके आपको जगा देती थी। जी हाँ, गौरैया एक ऐसी चिड़िया है जो मानव प्रेमी कहा जाता है उसको। जहाँ पर आपका बसेरा है, जहाँ पर इंसान का बसेरा है, वहीं पर गौरैया का भी बसेरा होता था। लेकिन अभी गौरैया विलुप्त होती जा रही है। उसको बचाने के लिए एक बहुत अच्छी मुहिम विनय कुमार सेठी जी ने चलाई है, जो कि नोडल अधिकारी हैं, और आज खास जानकारी हम आपको उनसे लेकर देंगे, क्योंकि वो स्पेशल आज केवी केंद्रीय विद्यालय जो आपका रुड़की में है उसी में बच्चों के बीच में रहे, और उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छी जानकारी जो दी है, उस जानकारी के विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन इस बॉक्स के बारे में सर पूरी जानकारी हमें देंगे कि ये बॉक्स कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, और अगर आपको भी इस बॉक्स की रिक्वायरमेंट है तो वो भी मिल सकता है आपको। मेरे साथ विनय सेठी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। सर, मैं थोड़ी सी एक जानकारी इस बॉक्स के बारे में ही आपसे लेना चाहूँगा कि अभी जैसे कि केवी में आए थे आप, आज बच्चों को आपने जानकारी दी है गौरैया को लेकर स्पेशल, आपने एक अहम मुहिम छेड़ी है। क्या मुख्य उद्देश्य है सर इस मुहिम का? देखिए, दरअसल गौरैया एक ऐसा पक्षी है जिसके साथ हमारी दोस्ती 10,000 साल पुरानी है। अगर हम वैज्ञानिक आंकड़ों की बात करें, पर्यावरणीय योगदान की बात करें, तो ये पक्षी बहुत सारे कीटों को खाकर हमारी फसल को नुकसान से बचाता है, और जब उन कीटों का ये बायो कंट्रोल होता है तो हमें फिर हानिकारक जहरीले कीटनाशक डालने की आवश्यकता भी नहीं होती। लेकिन विगत 2 या 3 दशकों से हमारे घर की संरचनाओं की बनावट में इतना अंतर आया कि हमने गौरैया के प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर दिया। पुराने के कच्चे मकान, ज़माने के कड़ियों वाले मकान, जिनमें गौरैया पूरे हक और अधिकार के साथ अपना घोंसला बनाया करती थी, उसे हमने छीन लिया। आज के जो नई इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो स्कूल की इमारत हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी की इमारत हो, चाहे वो अपना घर हो, वो होटल हो, वो मार्केट हो, वो मॉल हो, उसमें कहीं भी गौरैया के लिए घर बनाने के लिए प्राकृतिक स्थानों की अब उपलब्धता नहीं है। ऐसी स्थिति में धीरे 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 ये हमारे बीच से चुपचाप विदाई ले रही है, और बड़े अफसोस की बात है कि एक 10,000 साल पुराना दोस्त चुपचाप विदा ले रहा है और हमें इसका आभास भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारा ये दायित्व बन जाता है कि हम एक रूठते हुए दोस्त को मनाने की कोशिश करें, उसको वापस लाने की कोशिश करें। इसमें केवल उस गौरैया का लाभ नहीं, इसमें हमारा भी लाभ, हमारा भी हित, हमारा भी स्वार्थ जुड़ा हुआ है। इसके लिए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर दिनेश भट्ट जी के निर्देशन में ये नेस्ट बॉक्स एक तैयार किया गया है। इसको प्राइमरीली गौरैया को फोकस करते हुए बनाया गया है, लेकिन साथ ही साथ इसमें ब्राह्मणी मैना, कॉमन मैना, ओरिएंटल मैकपाई रॉबिन, ऐसी पक्षी प्रजातियां भी अपना घोंसला बना लेती हैं। तो ये लकड़ी का एक सिंपल नेस्ट बॉक्स है जिसकी शेप एंड साइज़ मैं आपके इस चैनल पर साझा भी कर दूंगा। और ये बहुत महंगी कॉस्ट का घोंसला नहीं होता, ये 150 से 200 रुपये की लागत में कोई भी कारपेंटर आपको बना के दे सकता है। बस आपको ये शेप, डायमेंशन, साइज़ जो शेयर किया जाएगा उसका विशेष ध्यान रखना है। इसको लगभग ज़मीन से 10 फीट ऊंचाई पर लगाना है। इस पर धूप नहीं पड़नी चाहिए, और गौरैया आपके इलाके में आसपास होनी चाहिए। आपको घोंसले के अंदर भी कुछ नहीं रखना। गौरैया की खुद ये जिम्मेदारी है कि वो तिनकों की व्यवस्था खुद कर लेगी, और देखते ही देखते आपके आंगन में गौरैया फिर से लौट आएगी, हमारा दोस्त फिर से लौट आएगा। आने वाली पीढ़ी को हम अपने दोस्त से मिला पाएंगे।
मुझे लगता है ये एक बहुत बड़े सुकून का पल होगा। धन्यवाद। विनय सर, एक छोटी सी जानकारी हम ये लेना चाहेंगे कि जैसे कि गौरैया जो थी कच्चे मकान पसंद हुआ करती थी ज़्यादातर, क्या अभी जो डेवलपमेंट चल रहा है उससे बहुत सारा उसको नुकसान हुआ है कि आखिर वो अब कहाँ चली गई? हाँ, देखिए अब तो कहीं जाने जैसा नहीं है, क्योंकि प्रजातियों में जनरली दो टेंडेंसी होती है, एक सेडेंट्री और एक माइग्रेटरी। माइग्रेटरी का अर्थ होता है कि पक्षी अपने जीवन की कुछ अवधि किसी एक खास स्थान पर बिताते हैं और शेष अवधि के लिए वो किसी दूसरे प्रांत में, किसी दूसरे देश में उड़ जाते हैं, उन्हें हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। पर गौरैया पक्षी की एक खास विशेषता है कि ये सेडेंट्री है, मतलब स्थायी है। ये पूरे वर्ष भर एक ही स्थान पर बनी रहती है। तो अगर किसी स्थान पर आज से 20 साल पहले गौरैया थी और आज वो गौरैया वहाँ नहीं है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ निकलता है वो कहीं गई नहीं, वो नष्ट हो गई, वो ख़त्म हो गई, वो समाप्त हो गई। बिल्कुल सर, जैसे कि सर देखिए हमारे ये राही न्यूज़ की टीम भी एक अहम मुख्य भूमिका निभाती है कि हम कुछ गाँव का भी सर्वे कर लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे गाँव हमने देखे जो पिछड़ा वर्ग जो गाँव बोले जाते हैं, जिनको 30-40 साल पुराने जैसे मकान हमारे थे, जैसे भी आपने जिक्र किया था कि कच्ची छत वाले यानी कड़ी वाले जो मकान थे वो आज भी हैं, वहाँ पर गौरैया आज भी है सर। ये बिल्कुल सच बात है। जहाँ प्राकृतिक आवास मिल रहा है, जहाँ झाड़ियाँ मिल रही हैं उसे सोने के लिए, छुपने के लिए, और कच्चे मकान मिल रहे हैं घोंसला बनाने के लिए, वहाँ आज भी गौरैया की स्थिति इतनी चिंताजनक नहीं है। लेकिन फिर भी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आबादी तो घटी है। गाँव में भी जहाँ बड़े बड़े झुंड हुआ करते थे, उन झुंडों का आकार अब कम तो हुआ है। और मेरी ये कोशिश है कि अगर एक बार ग्रामीण वर्ग थोड़ा सा भी उत्साहित हो गया और सक्रिय हो गया, तो गाँव के अंदर हम इतनी गौरैया फिर से ला सकते हैं कि हो सकता है कि आसपास के शहरी इलाके को गांव वो तोहफे में देने लगे, और ये एक बहुत खूबसूरत और अविस्मरणीय तोहफा होगा। सर जैसे कि गौरैया पर ही पूरी चर्चा चली है, लेकिन पर्यावरण के लिए आप बहुत सारे काम भी करते हैं। मुख्य आपका भी एक उद्देश्य है कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। तो पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे जो यूथ है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको एक और क्या संदेश आप देंगे? बच्चों, बस मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, समृद्धि दो तरह की होती है। एक आर्थिक, जिसमें आपके पास पैसा आता है और आप अमीर हो जाते हैं, और एक होती है समृद्धि वैचारिक, जिसमें आपको विचारों के स्तर से अमीर होना पड़ता है। और इसकी शुरुआत तब होती है जब अपने आप से बाहर निकलकर आप किसी दूसरे के बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो ये हमारा दायित्व बनता है। सोचिए ना, हमारे देश के लिए ये कितने बड़े दुख की बात है कि आज हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर और राष्ट्रीय पशु बाघ, ये भी अवैध शिकारियों से या अवैध मौत से अनछुआ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अन्य पशु पक्षियों के अस्तित्व पर स्वतः ही एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने घर की चारदीवारी से, स्कूल की चारदीवारी से, समाज की चारदीवारी से थोड़ा सा बाहर निकलें और अपने आसपास के पर्यावरण को अपना मानते हुए उसके संरक्षण में अपना योगदान दें। सर बिल्कुल, मेरी एक छोटी सी जानकारी मैं आपसे ही लेना चाहूँगा कि जैसे कि 4G, 5G, 3G, 2G जब से ये चीज़ चली है, उसके बाद में बहुत देखा गया है कि बहुत सारे पक्षी मरे हैं। देखिए, इस तरह के ट्रायल्स अभी चल रहे हैं, शोध पत्र भी कुछ आए हैं, जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी स्पैरो की, गौरैया का जो जनसंख्या घनत्व था, वो उन स्थानों पर कम मिला है जहां मोबाइल टावर्स लगे हुए हैं, उन स्थानों के कंपैरिजन में जहां मोबाइल टावर्स नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक अभी भी बहुत कॉन्क्रीट कन्फर्मेशन पर नहीं पहुंचे हैं कि ये रेडिएशंस 100% गौरैया को या बर्ड्स को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्ट सजेशन आने शुरू हो गए हैं और इस दिशा में अभी और शोध चल रहा है और कॉन्क्रीट रिजल्ट अभी आने की आवश्यकता है। सर ऐसा कोई पौधा है जो जिसको हम अपनी छत पर लगा सकते हैं, जो पर्यावरण को बढ़ाने के लिए, हमारी यानी ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए कुछ हेल्प करे? छोटा कोई पौधा ऐसा कोई आपकी नज़रों में? देखिए, विशेष प्रजाति के प्रति लगाव विकसित करने में एक बहुत बड़ी चिंता की बात आ जाती है जी। हम उन प्रजातियों को भी अपने घर आंगन में उगाने लगते हैं जो स्थानीय नहीं है, हमारे देश की नहीं है जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से, किसी भी बर्ड, किसी भी प्लांट, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने घर में लाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि वो हमारे ही देश का हो, वो एग्जॉटिक ना हो, वो इन्वेसिव ना हो। कई बार देखिए क्या होता है, विदेशी जो पौधे होते हैं, विदेशी जो जानवर होते हैं, प्राय उसके साथ अगर हम अपने परिसर में उसको लाते हैं तो 3 संभावनाएं होती हैं। वो विदेशी पौधा या विदेशी जीव हमारे परिवेश में सर्वाइव ही नहीं करेगा, ये पहली संभावना है, वो समाप्त हो जाएगा। दूसरी एक संभावना रहती है कि वो चुपचाप आएगा और को एग्जिस्ट करेगा, वो खुद भी वृद्धि करेगा और औरों को भी करने देगा। लेकिन तीसरी एक बहुत बड़ी संभावना और बड़ी प्रबल खतरनाक संभावना होती है कि वह आए और वो हमारे यहाँ के इस पर्यावरण पर, पारितंत्र इकोसिस्टम पर पूरा अपना कब्जा करे और यहाँ की स्थानीय प्रजातियों को रिमूव करना शुरू कर दे। इसका उदाहरण हम आज तक झेल रहे हैं। जलकुंभी का नाम आपने सुना होगा, वाटर हायसिंथ, उसके सदमे से हम आज तक बाहर नहीं आ सके। कब ब्रिटिश कॉलोनियल उसको लेकर आ गए होंगे एक सजावटी पौधे के रूप में, और आज कौन सा देश का ऐसा गांव है, कौन सा ऐसा झोड़, कौन सा ऐसा तालाब है जो उसके सदमे से ग्रसित ना हो। उसके रिमूवल के लिए हम मैकेनिकल प्रयास कर चुके हैं, विफल हो गए, केमिकल प्रयास कर चुके हैं, विफल हो गए, फिजिकल कर चुके हैं, विफल हो गए। ऐसी स्थिति में
मुझे लगता है कि बहुत सजावटी पौधों के नाम पर या बहुत ऑक्सीजन के नाम पर अट्रैक्शन में जाने की आवश्यकता नहीं है। अपना मेहंदी का पौधा, गुलदाउदी का पौधा, कनेर का पौधा, ये देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। वो ट्रेडिशनल प्लांट्स जो हमारी ही भूमि में जन्मे हैं, हमारे ही देश के हैं, उनका अगर संवर्धन किया जाए तो हमारी जो अपने देश की प्रजातियाँ हैं, पक्षियों की, तितलियों की, इंसेक्ट की, वो स्वतः ही बच जाएंगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जानकारी बहुत अच्छी सर ने दी है, सेठी साहब ने, कि आप भी जो अगर चाहें तो अपने घर में तरह तरह के पौधे लगा सकते हैं, लेकिन बस ये है कि वो पौधे जो है अपने इंडियन कल्चर को सूट करते हो, वही तरीका रहेगा आपका अपना। लेकिन हम थोड़ी सी और जानकारी सर से इस बॉक्स के बारे में ले लेंगे। सर इसका साइज़ और एक बार थोड़ा सा डायमेंशन बता दें। हाँ, साइज़ कितने सेंटीमीटर, कितने इंच है, उसको आप कर लें। और एक खास बात और मैं दिखा दूँ आपको इसमें, अगर आप इसको अपने कारपेंटर से डेवलप कराएंगे तो 2 बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। जो दी जाने वाली ड्राइंग में ये होल का साइज़ होगा, छेद का, इसको बड़ा मत कीजिएगा। कुछ लोग प्रेम वश या ये सोचते हैं कि गौरैया के बच्चों को निकलने में दिक्कत होगी, छेद थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ऐसा हुआ है, हरियाणा से मुझे कुछ लोगों ने घोंसले बना के भेजे, उन्होंने काफ़ी बड़ा कर दिया, बोले सर आराम से चिड़िया आ जाएगी ना, उसको दिक्कत नहीं होगी। होता क्या है उससे, इस होल साइज़ बड़े होने से कौवे की गर्दन भी इसके अंदर आसानी से चली जाती है। इसीलिए इसको ना शोध से तैयार किया गया, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से तैयार किया गया है। तो अगर आप इसको तैयार कराते हैं तो उस ड्राइंग को देखकर ये इंश्योर करें, अपने कारपेंटर से कह दें कि होल साइज़ इतना ही रहे, उसको बड़ा ना किया जाए। आपकी लोकेशन पे अगर स्पेसिफिक गौरैया है तो इस होल साइज़ को थोड़ा छोटा भी किया जा सकता है। पर चूंकि हम कह रहे हैं कि जहाँ गौरैया नहीं है, कम से कम वहाँ मैकपाई रॉबिन आएगी, ब्राह्मणी मैना या अन्य पक्षी आएंगे, गिलहरी आएगी, घोंसला खाली नहीं रहेगा। एक दूसरी स्थिति इसमें इस तरह की एक लकड़ी लगाई गई है, ये लकड़ी गौरैया के बैठने के लिए है। कुछ लोग इसको प्रेम वशीभूत, उत्सुकता वश या सुंदर दिखाने के लिए लंबा कर देते हैं, उसको लंबा भी नहीं करना। इसका साइज़ इस तरह का रखा गया है कि इसमें सिर्फ एक गौरैया, अगर हस्बैंड अंदर बच्चों को खाना खिला रहा है तो वाइफ वेट कर सकती है, वाइफ अंदर खाना खिला रही है तो हस्बैंड वेट कर सकता है। अगर इसको आप बहुत बड़ा कर देंगे तो इस पर कबूतर बैठने लगेंगे, इस पर कौवे बैठने लगेंगे, इस पर बाज बैठने लगेगा और गौरैया के लिए खतरा होगा। तो घोंसले के डिज़ाइन से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है। जो साइज़ आपके साथ शेयर होगा, अगर आप उस आधार पर घोंसले बना लेते हैं तो मुझे लगता है गौरैया और अन्य पक्षी प्रजातियों की सुखद वापसी हो जाएगी। बिल्कुल। तो सर ने जो जानकारी दी है बहुत अच्छी जानकारी, क्योंकि एक एक्सपर्ट के अनुसार जो दी गई जानकारी होती है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल कामगार सिद्ध होती है। तो तमाम वीडियोज़ आप देखते रहिए राही न्यूज़ पर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।